अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th क्लास केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है और उसका हमारे पास आज टॉपिक है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। इसको हम कम्प्लीटली इंशाल्लाह ताला डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? आपको पता है कि एटम का साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। अगर आप एक डॉट लगाते हैं तो उस डॉट के अंदर मोर देन 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं। अब एक डॉट को हम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें से हम 20 लाख एटम्स कैसे निकाल सकते हैं? और उन 20 लाख एटम्स में से एक एटम का साइज़ आप इमेजिन करें कि कितना छोटा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि एटम क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए हम उसका साइज़ मेजर कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है, मैंने ये पॉइंट्स में भी लिखी हुई है कि उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। एटम्स डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। एटम की कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं है कि हमें पता लग जाए। यानी कि आप समझ लें कि अगर एटम हम समझ लेते हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, सपोज कर लें, तो आपके पास ये जो बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज से आप पैमाइश कर सकते हो ना। कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है समझ लें, तो आपको पता लग गया कि जी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा, आप रेडियस के थ्रू इसको निकाल सकते हो। जैसे हम सर्कल का हाफ करते हैं और इस हाफ से जो एक एज तक का फासला होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो आपको रेडियस के थ्रू किसी भी स्फेरिकल शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्फेरिकल होगा उसका डेफिनेट बाउंड्रीज़ की वजह से आप उसका साइज़ मेजर कर सकते हो। लेकिन एटम की कोई डेफिनेट बाउंड्री होती नहीं है, यानी कि उसके जो शार्प एजेस होते हैं वो होते ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो हम एटम का, सिंगल एटम का साइज़ मेजर करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ये मैंने लिखा है, 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एटम्स डोंट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज़ ऑफ एन एटम। एटम का साइज़ मेजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। ये ऐसा होता है कि हम जो अपने कॉपीज़ पर या मतलब बनाते हैं, बुक्स में भी जो आपके पास एटम की शेप बनी होती है, आपने इंटरनेट वगैरह पर इधर उधर देखी होगी, उसके अंदर आपको जो बाउंड्रीज़ नज़र आ रही होती हैं वो एक्चुअली में बाउंड्रीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो जिन रस्तों पर रिवॉल्व करते हैं उनको हम शेल कहते हैं। और वो समझ लें कि इमेजिनरी बाउंड्री होती है, एटम की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। इसलिए फिर हम क्या करते हैं जी, एटम का, क्योंकि हम सिंगल एटम का तो साइज़ मेजर कर ही नहीं सकते, इसके लिए फिर हम एटॉमिक रेडियस की मदद लेते हैं। अब एटॉमिक रेडियस को हम मेजर कर लें अगर, तो हमारे पास जी निकल आता है एटॉमिक साइज़ भी हम उसका बता सकते हैं। इसके लिए जी हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जो आपकी बुक में भी है। आप सपोज कर लें कि एटम स्फेरिकल होता है, ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन आप सपोज कर लें कि एटम को हमने कह दिया कि ये स्फेरिकल शेप में है। अब सिंगल एक एटम का तो हम साइज़ क्योंकि मेजर कर नहीं सकते, और जाहिर सी बात है साइज़ मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब आप उसका रेडियस भी सिंगल एटम का मेजर नहीं करोगे। आप सपोज कर लें कि आपके पास 2 आइटम्स थे जो कि स्फेरिकल शेप के थे और इन दोनों आइटम्स के दरमियान में हो गई है बॉन्डिंग, ये आपस में जुड़ चुके हैं, बॉन्ड बना लिया इन्होंने। तो एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ली जा रही है कार्बन की। ये भी कार्बन का एक आइटम है और ये भी कार्बन का एक आइटम है, ठीक है। तो ये कार्बन एटम्स की आपस में बॉन्डिंग करवा दी, 2 कार्बन के एटम्स आपस में बॉन्डेड हो चुके हैं। अब क्या होगा कि जिस टाइम पर इनकी बॉन्डिंग होगी ना आपस में, तो इनकी बाउंड्रीज भी शार्प हो जाएंगी, मतलब आपको इनकी बाउंड्रीज नज़र आएंगी। कैसे नज़र आएंगी भला? देखें जी, जो इस एटम का न्यूक्लियस है सेंटर में, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इनके शेल्स में मौजूद होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स को करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, और उसकी अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि बाउंड्री इस एटम की हो जाएगी फिक्स। आपको नज़र आएगा, आप नज़र तो नहीं आएगा, आप डिटेक्टर्स के थ्रू आप उसका अंदाज़ा कर सकते हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसका डिस्टेंस कितना है। वो उसको जब अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, तो उसकी वजह से इसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी थोड़ी सी शार्प। इसी तरह से जो इसका न्यूक्लियस होगा वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इसके अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम्स की इस टाइम बाउंड्रीज जो होंगी वो फिक्स हो जाएंगी, शार्प हो जाएंगी। जिस टाइम पर इन दोनों एटम्स की बाउंड्रीज फिक्स हो गई हैं, शार्प हो गई हैं, ये हम सारा कुछ इमेजिनरी देख रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। अब जब इन दोनों एटम्स की बाउंड्रीज फिक्स हो गई हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि इस एटम के लिए हम क्या करते हैं, स्फेरिकल के लिए हम कहते हैं जी आपके पास हाफ से लेकर और एक एज तक का जो फासला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसके हाफ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम रेडियस कहेंगे। अब हमने ये बात की है कि ये कार्बन एटम्स हैं, ये भी कार्बन है, तो ये जो रेडियस आपके पास निकलता है ना, रेडियस,
इस रेडियस, ये जो रेडियस होगा ये वाला इतना फासला जो है आपके पास, ये कितना होता है जी, ये आपके पास होता है 77 पिकोमीटर। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक एटम ये कार्बन का है तो दूसरा भी कार्बन का ही एटम है, दोनों का साइज़ एक जैसा होगा, दोनों का एटॉमिक रेडियस भी एक जैसा होना चाहिए। अब अगर एक एटम का रेडियस आपके पास निकला है 77 पिकोमीटर, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे का भी रेडियस कितना होगा, 77 पिकोमीटर होगा। तो हमने कहा कि जी आपके पास एक एटम का जो रेडियस हुआ वो हो गया 77 पिकोमीटर, तो दूसरे कार्बन का भी रेडियस जो होगा वो 77 पिकोमीटर ही होना चाहिए। अब एक रेडियस और दूसरा रेडियस, रेडियस हम कहते हैं किसको है, रेडियस हम कहते हैं सर्कल का अगर आप हाफ देखें और हाफ से एक एज का जो डिस्टेंस होता है, जो फासला होता है, उसको हम रेडियस कहते हैं। अगर आप इस रेडियस को डबल कर दें, यानी कि यहाँ तक भी मेजर कर देते हैं, ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये टोटल क्या हो जाता है, एक स्फेरिकल का कंप्लीट साइज आपके पास आ जाता है। आपके पास एक एटम का जो रेडियस निकला वो 77 निकला। ठीक है। दूसरे एटम का रेडियस भी आपने फाइंड किया, मैं ये भी लिख लेता हूँ इधर, ये आपने दूसरे एटम का भी रेडियस फाइंड किया, तो ये जो आपके पास निकला ये भी निकला जी 77 पिकोमीटर। ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आपके पास सेम एटम्स हैं, तो सेम एटम्स के लिए हम क्या करेंगे, एक रेडियस को दूसरे रेडियस में प्लस कर देंगे, या आप ऐसा कह लें कि आपने एक एटम का रेडियस निकाला, उसको डबल कर लो तो आपके पास एटॉमिक साइज निकल आता है। तो हम कहते हैं कि जी ये जो दोनों का डिस्टेंस है, दोनों का रेडियस जो है, इसको आप 2r भी लिख सकते हो। 2r का मतलब है दो रेडियस हैं, एक एटम का रेडियस और दूसरा दूसरे एटम का रेडियस। ठीक है। ये आपके पास कितना निकल रहा है जी, 2r आपके पास हो जाएगा, फिर 77 + 77 ये हो जाएगा 154 पिकोमीटर। ठीक है जी, 154 पिकोमीटर। आप अब देखें, ये जो हमने यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ किया है, जो बात की है, हमने क्या कहा कि जब दो एटम्स बॉन्डेड होते हैं, उनकी बाउंड्रीज हो जाती हैं फिक्स, उनकी वजह से हम एक एटम का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। आपके पास अभी भी एक एटम का रेडियस फाइंड करना डिफ़िकल्ट होगा, कोई आसान बात नहीं होगी, लेकिन आप टोटल इन दोनों का रेडियस फाइंड कर सकते हैं डिटेक्टर्स के थ्रू। वो कैसे कि जो एक न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान एक रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो ये पॉजिटिव चार्जेस को हम डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान का आप डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। आपके पास ये जो डिस्टेंस होगा एक पॉजिटिव चार्ज से दूसरे पॉजिटिव चार्ज तक का, ये जो डिस्टेंस निकला ये निकला जी 154 पिकोमीटर। अब जाहिर सी बात है कि ये दोनों न्यूक्लियस के दरमियान का फासला निकला 154, तो ये 154 जो इनके दरमियान का फासला निकल आया, आप इसको कर दो हाफ, इसको हाफ कर दोगे। हाफ क्यों किया हमने, क्योंकि दो आइटम्स बॉन्डेड हैं और एक न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा वो स्फेरिकल का रेडियस होगा, इसी तरह से ये भी स्फेरिकल का रेडियस होगा, ऐसा ही हो जाएगा। तो आपके पास एक रेडियस भी निकल आएगा 77, टोटल आपके पास जो डिस्टेंस निकला था वो निकला जी 154, उसका हाफ करोगे रेडियस निकल आएगा 77। ठीक है। इस तरीकाकार से, इस मेथड के थ्रू आप किसी भी एटम्स, जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके दरमियानी फासला को फाइंड कर सकते हो। वो हमारे पास होगा जी एटॉमिक रेडियस। ठीक है। ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस निकल आए हैं, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान का फासला। तो आप एटॉमिक रेडियस को डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हो, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कोई से भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान का फासला होता है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसके नीचे आपको ट्रेंड्स भी नज़र आते हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि आपने देखना होता है पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम और पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है या वो डिक्रीज़ हो रहा है, इस चीज़ को भी देखते हैं। तो साथ ही हम बात कर लेते हैं इसकी भी, ट्रेंड्स की भी बात कर ही लेते हैं। ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, चलें। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं पहले पीरियड के अंदर ट्रेंड्स, ये हम बात करने लगे हैं ट्रेंड्स, यानी कि जो आपने ये पढ़ा है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, ये टॉप टू बॉटम इसके अंदर क्या होगा और लेफ़्ट टू राइट क्या होगा। देखें, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट हमने मूव किया किसी भी एक पीरियड के अंदर, उस टाइम क्या होता है कि आपके पास एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता है। हाइड्रोजन के लिए जैसे एटॉमिक नंबर आपको पता है कि 1 होता है, और यहाँ पर आपको हीलियम मिलता है, हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास हो जाता है जी 2। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट आ रहा है। न्यूक्लियर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन जो शेल्स होते हैं शेल्स सेम रहते हैं, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं। देखें जी, हाइड्रोजन का एक एटम, ठीक है, हाइड्रोजन का एटम है, अब इसके पास एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन आ गए। हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके पास जी 2 हैं पॉजिटिव चार्ज सेंटर में। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हीलियम के पास। हीलियम के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल के अंदर आ गए, एक पीरियड के अंदर एक ही शेल। इसी तरह से अगर हम सेकंड शेल की बात करें, जो सेकंड पीरियड है उसकी बात करें, जैसे लिथियम आ जाता है तो लिथियम में फर्स्ट शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप बिल्कुल हीलियम के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आता है, हीलियम के बाद नियोन आ जाता है। नियोन का एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो फर्स्ट शेल के अंदर आपके पास आ जाएंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सेकंड शेल के अंदर आपके पास आने चाहिए जी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल, आपके पास जो नियोन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 शेल्स के अंदर कंप्लीट हो गए। इसी तरह से 3 इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही शेल के अंदर कंप्लीट हुए, 10 इलेक्ट्रॉन भी 2 ही शेल के अंदर कंप्लीट हुए। थर्ड पीरियड के अंदर आ जाएंगे तो 3 शेल्स हो जाएंगे, जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हों वो 3 शेल के अंदर ही कंप्लीट होंगे। इसका मतलब क्या है कि शेल में इंक्रीज नहीं होता, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से, एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन में तो इजाफा होता है लेकिन शेल में इजाफा नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा सेंटर में, अब मैं ये रिमूव कर देता हूँ, देखें जी, शेल में इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो रहा है। इससे क्या होता है कि जो भी एटम होगा उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब शेल में तो इजाफा हो नहीं रहा, बेशक इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, जो भी है, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने मर्जी हो जाएं, शेल में इजाफा नहीं होगा ना, इसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा और उसकी वजह से जो शेल्स होंगे वो करीब करीब आते जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब अट्रैक्ट होते जाएंगे। इनसे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो एटॉमिक साइज़ होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, ठीक है जी, डिक्रीज़ होगा। और इसी तरह से अगर आप टॉप टू बॉटम देखते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हुए आपको पता है कि बेशक एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन साथ ही साथ शेल में भी इजाफा हो रहा है। अभी हमने जैसे देखा है कि फर्स्ट पीरियड के जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स हैं उनके अंदर 1 शेल है, सेकेंड पीरियड के अंदर 2 शेल्स हैं, थर्ड पीरियड के अंदर 3 शेल्स हैं। इसी तरह से आप नीचे आते जाएँ तो शेल में भी इजाफा होता जाएगा। जैसे जैसे शेल में इजाफा होता जाएगा तो आप कहोगे कि न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि कम होता जा रहा है, शेल में इजाफा होने की वजह से साइज़ बढ़ता जा रहा है, ये शेल नीचे नीचे आते जाओगे शेल बढ़ते जाएंगे। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है वो लास्ट वैलेंस शेल पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी उनकी। इसलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है जी। एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट टू राइट कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा जी। ये इसके ट्रेंड्स थे और इससे पहले हमने एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस का पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ बातें मैंने ज़्यादा डिटेल में बार बार रिपीट की हैं, वो इसलिए की हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।